विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने जीवद्रव्य के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो इस पिछले वाले वीडियो में हमने संचित पदार्थ और जो स्रावी पदार्थ है उसकी चर्चा की थी, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्सर्जी पदार्थ जिनको एक्सक्रेटरी सब्सटेंस कहते हैं। एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस। तो ये क्या होते हैं कि जब जीवद्रव्य में हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है, उन उपापचय क्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनते हैं। तो उन हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना होता है, क्योंकि वो किसी जीव के लिए हानिकारक होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक जो जीव है उसके शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है या चलती हैं। तो उन क्रियाओं के दौरान हानिकारक पदार्थ बनते हैं। हानिकारक पदार्थ, अब ये पदार्थ क्या होते हैं उस जीव के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। अब चूँकि हम जैसे जंतु है, एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स में क्या होता है, जंतुओं में एक सुविकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो उस उत्सर्जन तंत्र की सहायता से जीव क्या करते हैं, अपने जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं या हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पादपों में क्या हो रहा है कि पादपों में किसी भी तरह के जो पादप होते हैं उनमें किसी भी तरह की उत्सर्जन तंत्र जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। हमें उनमें किसी भी तरह के गुर्दे या उनमें किसी भी तरह की वाहिनियाँ हम नहीं देखेंगे, तो उनमें उत्सर्जन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या करेंगे, पादप या तो उन उत्सर्जी पदार्थों को अपने शरीर में संचित कर लेते हैं, जीवन भर उनको संचित करते रहते हैं, या कुछ मात्रा में उनको शरीर से बाहर समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। जैसे एक पादप है तो वो उस पादप पे जैसे पत्तियां हैं या उस पादप पे जो फल होते हैं या उसकी जो पादप की जो छाल होती है, तो समय समय पर हम देखते हैं कि उसकी पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरती रहती है, या फल है वो पककर गिरते रहते हैं, या उनमें कुछ बीज बनते हैं या जो छाल होती है। तो इन छाल में, फल में और पत्तियों में और बीजों में पौधा क्या करता है, कुछ उत्सर्जी पदार्थों को संचित कर लेता है। जैसे ही ये पत्तियां, फल, छाल या बीज पौधे से अलग होते हैं तो वो उत्सर्जी पदार्थ भी पौधे से अलग हो जाते हैं या उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पादपों में जो हानिकारक पदार्थ है, जिनको हम उत्सर्जी पदार्थ कह रहे हैं, ये जो उत्सर्जी पदार्थ है ये शरीर में संचित हो जाते हैं, संचित होते रहते हैं। यह क्या होता है, या जो जैसे पत्तियां हैं, पत्तियां या जो फल है या इसके जो बीज हैं या जो छाल होती है, उस छाल की सहायता से कुछ उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है पादप के द्वारा। तो हम देखते हैं कि पत्तियां पीली होकर गिरती रहती है, तो उस पत्तियों में क्या होता है कि कुछ उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही पत्ती पौधे से अलग होती है तो उत्सर्जी पदार्थ भी हट जाते हैं। जैसे ये फल है वो अलग होता है तो ये उत्सर्जी पदार्थ हट जाते हैं। छाल गिरती रहती है तो उससे भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ पौधे के शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये जितने भी जीवद्रव्य में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, ये या तो उसमें नाइट्रोजन होती है, या तो वो नाइट्रोजनी होती है, या कुछ में नाइट्रोजन नहीं होती है, तो वो नाइट्रोजनी या विनाइट्रोजनी हो सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन वाले भी होते हैं, जो नाइट्रोजन वाले होते हैं वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो ये विनाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन नहीं होती है, ऐसे उत्सर्जित पदार्थ कम हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको शरीर में आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है। लेकिन जो नाइट्रोजनी होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शरीर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। अब ये जो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, पादपों के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं ये मानव के लिए बहुत ही लाभदायक है। मानव के लिए ये लाभकारी है, क्योंकि इनसे कई तरह की औषधियाँ हैं या कई तरह के ऐसे उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं जो मानव के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो पौधों में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं
उनकी चर्चा करेंगे। तो ये जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ की अपन बात करें, उत्सर्जी पदार्थ की बात करें तो उनमें जैसे बहुत ही उपयोगी, मानव के लिए उपयोगी एक उत्सर्जी पदार्थ जिनको अपन एल्केलॉइड्स कहते हैं। इसके अलावा जैसे गोंद है, ये भी उपयोगी है। रेजिन्स होते हैं जैसे हींग है, या टेनिन्स होते हैं या लेटेक्स होता है। तो ये कुछ ऐसे उत्सर्जी पदार्थ हैं, एल्केलॉइड, गोंद, रेजिन, टेनिन, लेटेक्स। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल एल्केलॉइड की चर्चा करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम पहला उत्सर्जी पदार्थ ले लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं एल्केलॉइड्स। ये जो एल्केलॉइड्स है, एल्केलॉइड्स, तो इसका नाम जो एल्केलॉइड्स है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होती है और ये क्षारीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं। तो क्षारीय नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के लिए एल्केलॉइड शब्द का उपयोग किया जाता है। ये एक हम ध्यान रखते हैं कि जो क्षारीय प्रकृति के हैं, कड़वे हैं और नाइट्रोजन युक्त है, तो उन सभी पदार्थों के लिए एल्केलॉइड शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एल्केलॉइड्स, ये जो जितने भी एल्केलॉइड है इनके अंदर नाइट्रोजन तो पाई जाएगी। ये जो शब्द है एल्केलॉइड, ये जो शब्द है, ये शब्द एक वैज्ञानिक हुए थे F.W. मिशनेर ने ये शब्द दिया था, एल्केलॉइड शब्द जो दिया था उन्होंने। ये इसकी प्रमुख विशेषता देखो, ये नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। पहली विशेषता तो इनकी ये है कि इनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो ये नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुलेंगे नहीं, जल में अघुलनशील। लेकिन अगर हम इनको एल्कोहल में घोलेंगे तो ये एल्कोहल में घुलनशील होते हैं, एल्कोहल में आसानी से घुल जाते हैं। ये बहुत ही कड़वे होते हैं क्योंकि क्षारीय प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति तो ये कड़वे होते हैं, और कई तो बहुत ज़्यादा जहरीले और विषैले होते हैं। जहरीले या विषैले, तो ये कड़वे होते हैं और विषैले भी हो सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा उपयोग है, वो कभी कभार बहुत ज़्यादा घातक होता है। अब इनमें ये चूँकि उत्सर्जी पदार्थ मानव के लिए बहुत उपयोगी है, तो ये एक मानव के लिए कई तरह की औषधियाँ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान है। तो औषधियाँ बनाई जाती हैं इनकी, तो वो अपन तमाम इनके महत्व पढ़ेंगे। इनके देखा गया है कि ये जो एल्केलॉइड होते हैं ये प्राय जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, द्विबीजपत्री पादप, उनसे पादपों से प्राप्त होते हैं। एक बीजपत्री से न होकर ये द्विबीजपत्री पादप जो बहुत से पौधे होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। एक कुल है, एक पेपेवेरेसी कुल है, पेपेवेरेसी कुल, उस कुल के सभी पादपों में, सभी जो उसके सदस्य होते हैं उस सदस्यों में एल्केलॉइड पाया जाता है। जैसे काली मिर्च वगैरह का कुल है तो उसमें पेपेरेसी कुल के अंदर बहुत सारे, लगभग सभी सदस्यों में कोई ना कोई एल्केलॉइड उसमें ज़रूर पाया जाएगा। ये जो एल्केलॉइड है, ये जो जीवद्रव्य होता है उसकी जो द्वितीयक उपापचय के तरह ये बनते हैं। तो ये द्वितीयक जिसको अपन बोलेंगे चपाचयों के रूप में ये संश्लेषित होते हैं। हालांकि हम एक अमीनो अम्ल के अंदर भी नाइट्रोजन होती है, लेकिन अमीनो अम्ल को हम एल्केलॉइड नहीं कहते हैं। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक की तरह कार्य करते हैं, इस कारण इनको एल्केलॉइड कहा जाता है। अब कुछ प्रमुख एल्केलॉइड की अपन चर्चा करेंगे। तो
हम सबसे पहले एल्कलॉइड का नाम लिख लेते हैं, उसके बारे में उसकी जो उसका क्या काम है और उसका स्रोत क्या है, कहाँ से वो प्राप्त होता है, मेन इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक एल्कलॉइड का नाम लिख लेते हैं, फिर उसका वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है और उसका प्रमुख उपयोग क्या है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन, ये जो मॉर्फिन है, ये जिस अफीम जो पौधा होता है या जिसको हम पोस्त भी कहते हैं, या इसका जो बोटनिकल वनस्पति का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम के अपरिपक्व जो फल होते हैं, कच्चे फलों से प्राप्त होता है। जो अफीम का जो पादप होता है, उसमें इस तरह का एक गोलाकार उसमें फल लगता है। उस फल के चीरा लगाने से एक तरल निकलता है। वो तरल जब वायु के संपर्क में आता है तो ठोस हो जाता है, तो उससे मॉर्फिन एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है। ये मॉर्फिन जो एल्कलॉइड था, ये सबसे पहले पृथक किया गया, सबसे पहले पृथक किया गया एल्कलॉइड था। ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले इंडिविजुअल रूप से आइसोलेटेड किया गया जो एल्कलॉइड था वो मॉर्फिन था, और ये अफीम के कच्चे फल से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। पौधे के किस भाग से? फल से, और वो भी फल कौन सा? पका हुआ नहीं होना चाहिए, जो कच्चा होना चाहिए। उसमें चीरा लगाया जाता है और उससे तरल निकलता है। वो तरल वायु के संपर्क में आकर ठोस हो जाता है और उससे मॉर्फिन बनाई जाती है। अगर इसका क्या काम है, तो ये मानव के लिए उपयोगी है। तो ये दर्द कम करने व निद्रा कारक के रूप में, जिसमें किसी को नींद की बीमारी हो जाती है तो उसमें इसकी कुछ औषधियाँ दी जाती है। तो दर्द कम करने और निद्रा कारक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कई जगह इसको दस्त और दस्त को अतिसार को रोकने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज़ और मैं बता दी, जो एक हेरोइन नाम का एक ड्रग्स आती है, वो हेरोइन मॉर्फिन से ही बनती है। उस मॉर्फिन का जब प्रोसेस्ड किया जाता है तो उससे हेरोइन नामक एक ड्रग्स बनती है, जो बहुत ज़्यादा जहरीली और घातक होती है। दूसरे अपन एल्कलॉइड की बात करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्यूनिन। ये जो क्यूनिन है, ये एक पौधा होता है सिनकोना। उस सिनकोना पादप की जो छाल होती है, उस छाल से ये प्राप्त होता है। सिनकोना पादप की छाल से, जिसका पूरा नाम हम सिनकोना ओपिसिनेलिस इसका वनस्पति का नाम होता है। तो ये मलेरिया रोग में एक प्रभावी औषधि होती है, मलेरिया के उपचार में। और एक जो काली खांसी आती है, काली खांसी, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। एंटीसेप्टिक की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मच्छर वगैरह त्वचा को टच नहीं करेंगे। और कीड़ों को दूर भगाने के लिए, यानी कीट विकर्षक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी गंध आती है और उस गंध के कारण से कीट है वो दूर भाग जाते हैं। तो मलेरिया के उपचार में, काली खांसी के उपचार में, काली खांसी जिसमें सूखी खांसी कहते हैं, वूपिंग अप, एंटीसेप्टिक के रूप में और कीट विकर्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये है एल्कलॉइड क्यूनिन। सिनकोना की छाल में क्यूनिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं नंबर 3, जिसको हम कहते हैं निकोटिन। ये जो तंबाकू का पौधा आता है, उस तंबाकू के पौधे के अंदर पाया जाता है। जो तंबाकू का पौधा है, उस तंबाकू के पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है ये याद रखना। जिसको इस तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टेबेकम। तो इस पौधे से
इसकी पत्तियों से, पत्तियों को, पौधों को जड़ समेत उखाड़ लिया जाता है और इसकी पत्तियों को एक जगह डालकर उनको सड़ाकर निकोटीन प्राप्त किया जाता है और तंबाकू के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब तंबाकू पीने वाले जो पीते हैं उसमें मानव की कई तरह के इसमें उपयोग किए जाते हैं। जैसे एक तो ये दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और निद्रा कारक, निद्रा जिसको नहीं आती तो निद्रा कारक के रूप में भी इसका इस्तेमाल, तंबाकू का या निकोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अधिक से इनका अधिक उपयोग है वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक और घातक भी सिद्ध होता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं जो एल्कलॉइड है, उस एल्कलॉइड की अपन चर्चा कर लेते हैं। एल्कलॉइड का नाम हो गया, ये उसका स्रोत हो गया और ये इसका मानव के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। तो हम चौथे एल्कलॉइड की बात करते हैं। चौथे एल्कलॉइड का नाम है एट्रोपिन। ये जो एट्रोपिन है, एक पौधा आता है एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना। आप ये जितने भी पौधे हैं इनको गूगल सर्च करके इन पौधों को देख सकते हैं और उनको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो देखने से आपको ज़्यादा याद होने वाला है, तो गूगल सर्च करके इनको आप इनकी इमेज को देख सकते हैं। तो जो एट्रोपा बेलाडोना है उसकी जड़ों से ये प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना की जो जड़ें होती हैं उस जड़ों से एट्रोपिन नामक एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग एक तो जो हमारी पुतली होती है आँख के अंदर, उसका आकार बढ़ाने में, उसको चौड़ा करने में या उसके आकार को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग है पुतली या आँख के आकार को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैफीन की। कैफीन, ये एल्कलॉइड जो हम कॉफ़ी पीते हैं उस कॉफ़ी के जो बीज होते हैं और जो उसके कच्चे बीज होते हैं, उस कच्चे बीजों को हल्का भून लिया जाता है। तो उसके जो भुने हुए बीज होते हैं, उन भुने हुए बीजों से उनका पाउडर बना लिया जाता है और कॉफ़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उनको भुना जाता है और फिर उनको पीस कर पाउडर बना लिया जाता है। तो उसके भुने हुए बीजों से कैफीन प्राप्त होती है। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है कोफिया अरेबिका, कोफिया अरेबिका इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये जब कॉफ़ी पीते हैं तो इसका कई तरीके से इसके उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे एक तो ये जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसको ये उत्तेजित करता है और दर्द को भी कम करने का काम करता है। ये जो कैफीन एल्कलॉइड है कॉफ़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं थीन एल्कलॉइड, थीन एल्कलॉइड। ये थीन एल्कलॉइड जो चाय अपन पीते हैं उस चाय की पत्तियों से निकाला जाता है। और जो हम चाय पीते हैं वो चाय की जो पत्ती आती है वो एक तरह से पत्तियाँ ही आती है, किण्वित की हुई पत्तियाँ आती है। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है, कैमेलिया साइनेंसिस इसका नाम है। तो चाय की जो पत्तियाँ होती है उसके अंदर एक थीन एल्कलॉइड पाया जाता है। तो हम जैसे चाय पीते हैं हमारे अंदर एक उत्तेजना सी या एक स्फूर्ति सी आ जाती है। तो जो ये थीन है ये उत्तेजक का कार्य करता है या उत्तेजित करने में या स्फूर्ति देने में काम करता है थीन एल्कलॉइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एक एल्कलॉइड है रेसरपीन। ये एक सर्पगंधा, सर्पगंधा जिसको राउल्फिया सर्पेंटाइना भी कहते हैं, राउल्फिया सर्पेंटाइना, इसमें सांप जैसी गंध आती है। तो इसके सर्पगंधा की जो जड़ें होती हैं, जड़ों से ये प्राप्त होता है। ये हमारे नॉर्मली खूब ज़्यादा मिल जाती है, तो उसकी जड़ों से ये प्राप्त किया जाता है रेसरपीन नामक। तो ये जो रेसरपीन है ये जो हाई बीपी हो जाती है, जिनकी बीपी बहुत ज़्यादा रहती है, उस हाई बीपी को
कम करने में ये उपयोगी है, कम करने में उपयोगी होती है। रेसरपिन जो राउल्फिया सरपेंटाइना की जड़ों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं महत्वपूर्ण एल्केलॉइड सोमनीफेरिन। सोमनीफेरिन ये एक पौधा आता है अश्वगंधा। उस अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा एक ये रेसरपिन तो प्राप्त होती है सर्पगंधा से, राउल्फिया सरपेंटाइना। इसका मतलब सर्पगंधा इसलिए कहते हैं कि इसमें सांप के लिए जो विष होता है उसके विरुद्ध औषधि भी बनाई जाती है। और एक आता है अश्वगंधा जिसमें अश्व घोड़े जैसी गंध आती है, तो उसको हम कहते हैं विथानिया सोमनीफेरा। इसकी जड़ों से प्राप्त होती है। रेसरपिन भी जड़ों से प्राप्त होती है, तो ये जो सोमनीफेरिन है ये भी इसकी जड़ों से प्राप्त होती है। जैसे विथानिया सोमनीफेरा है तो सोमनीफेरा से सोमनीफेरिन प्राप्त होती है। ये जो सोमनीफेरिन ये गठिया रोग में बहुत उपयोगी है, और जो स्त्री रोग होते हैं उन स्त्री रोगों में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण एल्कलॉइड और है स्ट्राइकनिन। इसको अपन इस तरह से लिखते हैं स्ट्राइकनिन। ये एक पौधा है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइकनोस नेक्सवोमिका। स्ट्राइकोस नेक्सवोमिका जिसको हिंदी में कुचला या जहर वाला पौधा भी कहते हैं, कुचला या जहर वाला पौधा भी कहते हैं। इसके बीज आते हैं, तो ये बीजों से प्राप्त होता है। और ये पौधा बहुत ही विषैला होता है, बहुत ही जहरीला होता है। कीटनाशक भी इससे बनाए जाते हैं। तो इसके सीमित उपयोग से कुछ ऐसी औषधि बनाई जाती है जो शरीर को, क्योंकि इसमें पावर कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करने में उपयोगी है। और जो छोटे जीव होते हैं उनके लिए कीटनाशक के रूप में भी ये इस्तेमाल की जाती है। तो शरीर को शक्ति देने के रूप में और कीटनाशक के रूप में स्ट्राइकनिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसके बीजों से प्राप्त होती है। ये जो कुचला या जहर वाला पौधा है, जहर या कुचला भी कहते हैं इसको, इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं विनका एल्केलॉइड कहते हैं, विनका एल्केलॉइड्स। ये विनका एल्केलॉइड्स में से कौन कौन से हैं? इसमें एक विनका एल्केलॉइड है जिसको हम कह रहे हैं विन ब्लास्टीन, इसको कहेंगे विन ब्लास्टिन। और दूसरा इसका है कि विन क्रिस्टीन। ये जो पौधे जो दो एल्कलॉइड है ये विनका एल्कलॉइड कहलाते हैं, और ये एक पौधे से प्राप्त होते हैं जिनको बोलते हैं कैथेरेंथस रोजियस। ये जो सदाबहार वाला पौधा होता है अपना, सदाबहार का पौधा, इस सदाबहार वाले पौधे में जिसको अपन कैथेरेंथस रोजियस कहते हैं, उससे ये प्राप्त होते हैं। ये जो एल्केलॉइड है विन ब्लास्टिन या विन क्रिस्टीन, जो इसकी पत्तियों से या इसके पूरे पौधे में ये पाए जाते हैं। तो इनसे ये जो दोनों एल्केलॉइड है ये एंटीमाइटोटिक होते हैं, एंटीमाइटोटिक एल्केलॉइड। एंटीमाइटोटिक एल्केलॉइड का मतलब ये है कि ये कोशिका विभाजन को रोकने वाले होते हैं, और जब कोशिका विभाजन रुक जाएगा तो ये कैंसर को भी रोक देंगे। इस कारण ये एंटी कैंसर
या इनको हम कहेंगे एंटी ट्यूमर भी इनको कह देते हैं। ये जो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन है, ये सदाबहार के पौधे जिसको कैथेरेंथस रोजिस कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है इसका, वनस्पति का नाम। तो ये जो एल्कलॉइड है ये क्या करते हैं, ये एंटीमायोटिक एल्कलॉइड होता है। तो माइटोटिक का मतलब समसूत्री विभाजन। तो कोशिका जब अनियंत्रित विभाजन कहती है तो एक गांठ बनती है, कैंसर बनता है। तो उसको ये विभाजन को होने नहीं देगी, तो कैंसर नहीं बनेगा, ये ट्यूमर नहीं बनेगी। तो एंटी कैंसर या एंटी ट्यूमर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट, एक एफिड्रीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एल्कलॉइड एफिड्रीन। ये एक पौधा होता है एफिड्रा पादप, ये हमारे राजस्थान में भी मिल जाता है। तो ये जो अस्थमा होता है, दिमाग का रोग, उसमें लाभदायक होता है या उपयोगी होता है। अस्थमा रोगियों के लिए ये लाभदायक होता है एफिड्रीन एल्कलॉइड, जो कि एफिड्रा पादप में पाई जाती है। एक निम्बीन एक एल्कलॉइड होता है, निम्बीन। ये निम्बीन, नीम जो है हमारा, इसको अजेडिरेक्टा इंडिका, ये जो नीम है, इसके नीम से ये नीम से निम्बीन एल्कलॉइड प्राप्त होता है। तो नीम की जो छाल में भी ये होता है या उसकी पत्तियों में भी ये पाया जाता है। या जो इसकी निम्बोली आती है, बीज निम्बोली जिसको बोलते हैं अपन, उससे ये प्राप्त होता है। तो छाल, बीज या पत्तियों से प्राप्त होता है। और एक बहुत ही शानदार एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये रोगाणु नाशक होता है, रोगाणु नाशक की तरह काम करता है। इसका लेप अगर अपन त्वचा पे लगाते हैं या कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ लगाते हैं, तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है निम्बिन एल्कलॉइड, जो कि हमारे नीम में पाया जाता है। तो नीम एक बहुत उपयोगी पादप है, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट अपन एल्कलॉइड पढ़ते हैं, एक एल्कलॉइड है टेक्सोल। ये एक पौधा है टेक्सस, जो हमारे भारत के अंदर मिलता है। ये लद्दाख के अंदर, लद्दाख जो रीजन है वहाँ पर खूब मिलता है। ये उस टेक्सस पादप की छाल से प्राप्त होता है। ये याद रखना है आपको, टेक्सस पादप की जो छाल होती है उस छाल से प्राप्त होता है। इससे ये जो टेक्सोल एल्कलॉइड है, उससे औषधियाँ बनाई जाती है, जो कि एंटी कैंसर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कैंसर को रोकने वाली औषधियाँ प्राप्त की जाती है। तो एंटी कैंसर के रूप में एक तो ये टेक्सोल हो गया, और एक हो गया हमारे सदाबहार से प्राप्त होने वाले विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, जो कि एंटीबायोटिक की एल्कलॉइड की तरह काम करते हैं। ये जो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन है, ये जो कैंसर होता है उस कैंसर में कीमोथेरेपी एक चिकित्सा होती है, कीमोथेरेपी, उसमें इसका उपयोग किया जाता है और उससे है वो कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। तो इस तरह से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण एल्कलॉइड की चर्चा की है। तो ये परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। कई परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इनका जो मुख्य प्रश्न जो आता है वो या तो ये आता है कि एल्कलॉइड है वो किस पादप से प्राप्त होता है, उसका नाम पूछ लिया जाता है या उसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, या पादप के किस स्रोत से प्राप्त होती है, वो बीज से प्राप्त होता है या छाल से प्राप्त होता है या उसकी पत्तियों से प्राप्त होता है, या कई बार इसका पूछ लेते हैं इसका प्रमुख उपयोग क्या है, मानव के लिए लाभदायक क्यों है। तो इसका कई बार इसके मानव के लिए इसके उपयोगी जो कार्य है उसको बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस तरह से अब बात ये है कि ये एल्केलॉइड है वो एक क्वेश्चन अपन लें यहाँ पर कि पौधे में एल्केलॉइड बनते हैं, एल्केलॉइड बनते हैं पादप में। तो ये पादप के लिए क्या करेंगे, मानव के लिए तो उपयोगी, लेकिन पादप के लिए क्या करेंगे। तो इनके पादप में भी एक बहुत बड़ा रोल है इनका सुरक्षा का। तो ये पादप को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे देंगे, ये जहरीले और कड़वे होते हैं, इसलिए इनकी गंध होती है। तो जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, पौधे को खाने वाले वो शाकाहारी प्राणी हैं, वो पादप को नहीं खाएंगे। तो इस तरह से पौधे की
सुरक्षा हो जाती है या दीमक या कीट इसके पौधे में नहीं लगेंगे। इसलिए एल्केलॉइड पादप को सुरक्षा या प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करते हैं। ऊषधीय पदार्थ तो है लेकिन पौधे के लिए भी उपयोगी होते हैं, जबकि मानव के लिए तो ये बहुउपयोगी है ही है। कई तरह की इसमें औषधियाँ बनाई जाती है। तो इस तरह से आप इन सभी को याद कीजिएगा।